नया IBN 7 हौसला है। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। अतीत के कोष से कुछ निकालना बड़े जोखिम और जिम्मेदारी का काम है। इसीलिए अतीत की बातें ध्यान से सुनिए और भविष्य के लिए मार्ग का चुनाव कीजिए। मैं समय हूं। नेपाल में भूकंप से हुई तबाही के पल पल का साक्षी। आज से ठीक 7 दिन पहले भी मैं उस पल का साक्षी बना जब कांप उठी थी धरती, करा उठी थी मानवता। (25 अप्रैल 2015 11:41 7.9 की तीव्रता से आए भूकंप से नेपाल से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक धरती हिलने लगी। घबराए हुए लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। लोग समझ चुके थे कि ये भूकंप है। नेपाल में नेचुरल डिजास्टर हो गया। प्लीज हेल्प गॉड। रात को यही बैठे हैं, ये छोटी बच्ची बीमार हो गई, क्या करें? पेट दर्द हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। भारत में हर कोई घबराया हुआ था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि असली तबाही कहां आई है। लेकिन मैं तो समय हूं और मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। मैं ये भी देख रहा था कि भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पश्चिम में करीब 80 किलोमीटर दूर लामजुंग था। लेकिन तबाही की तस्वीरें हर तरफ बिखरी हुई थीं। काठमांडू में सैलानी दरबार स्क्वायर में थे, तभी जमीन कांपने लगी। उनके दोनों तरफ ऐतिहासिक इमारतें गिरने लगी। पास ही में एक शूटिंग चल रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में यहां का नजारा भी बदल गया। काठमांडू के सुंदरा में भी मैंने देखा कि कैसे सिर्फ 16 सेकंड में मौत आ गई। न तांगे को न किसी और को भागने का मौका मिला। मुझे एक तस्वीर काठमांडू के प्लैटिनम होटल में भी दिखी। यहीं मुझे एक बहादुर मां भी नजर आई। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने भागने की बजाय टेबल के नीचे पनाह लेने का रास्ता चुना। तबाही महज चंद सेकंड के लिए आई थी, लेकिन वो अपने पीछे दर्द का सैलाब छोड़ गई। इधर बहुत ही दिक्कत है। आप देख सकते हैं इधर लोग घबरा है, सब आदमी परेशान लग रहा है। डर तो लग जाएगा ना, वहाँ पर बैठने के घर पर जाएगा तो बहुत डर लगता है। यहाँ पर तो ठीक है, सेफ है। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। मैं समय हूं। सदियों से मैं ऐसी त्रासदियों का गवाह बन रहा हूं। हर तबाही की तरह इस बार भी मैंने देखा कि तबाही सिर्फ जमीन हिलने से ही नहीं आई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर मैंने भूकंप के साथ बर्फ का सैलाब भी आते देखा। पर्वतारोहियों के बेस कैंप बह गए, आसपास की तस्वीर बदल गई।
एवरेस्ट से लेकर काठमांडू तक, काठमांडू से कोने कोने तक हर तरफ भारी तबाही हुई थी। इस तबाही की हर पल की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। देखते रहिए पल पल नेपाल। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। अतीत के कोष से कुछ निकालना बड़े जोखिम और जिम्मेदारी का काम है। इसीलिए अतीत की बातें ध्यान से सुनिए और भविष्य के लिए मार्ग का चुनाव कीजिए। मैं समय हूं। नेपाल में भूकंप से हुई तबाही का पल पल का साक्षी। भूकंप के कुछ वक्त बाद दुनिया जान चुकी थी कि इस तबाही ने हिमालय की गोद में बसे नेपाल को बर्बाद कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौज, एनडीआरएफ, डॉक्टरों और राहत कर्मियों को नेपाल में जाकर राहत और बचाव शुरू करने का आदेश दिया। अगले ही दिन उन्होंने नेपाल को भरोसा दिया कि दुख की घड़ी में भारत उनके साथ है। हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। राहत कार्य शुरू होने के साथ अब नुकसान का ब्यौरा भी सामने आने लगा था। इस तबाही में नेपाल के पहले राजा भीमसेन का बनवाया मशहूर धरहरा टावर पूरी तरह तबाह हो गया। आसपास की इमारतें भी तबाह हो गईं। वहाँ का पीछे का जो आदमी लोग बैठते थे, वहाँ का वो लोग बाहर नहीं निकल पाए, है ना। हम लोग तो सब बाहर आए, लेकिन वो लोग अंदर ही रह गए, दब गए। तो जितना भी धर्रा में आदमी ऊपर गए थे, वो सब अब वैसे ही पर आए। दुनिया भर से पर्यटक यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नेपाल के 3 शाही दरबार, काठमांडू स्क्वायर, भक्तपुर स्क्वायर और पाटन स्क्वायर देखने पहुंचते हैं। अब ये भी नहीं बचे थे। काठमांडू स्क्वायर की तबाही कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। यहां लकड़ी का मशहूर कष्ट मंडप मंदिर भी ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से काठमांडू का नाम पड़ा। 20 किलोमीटर दूर भक्तपुर की आबादी 2.25 लाख थी, लेकिन भूकंप ने इस ऐतिहासिक शहर को मरघट में बदल दिया। मैं इस वक्त काठमांडू से सटे भक्तापुर जिले में हूं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां मैं खड़ा हूं, टूरिस्टों की मनपसंद जगह। लेकिन कुदरत के कहर ने इस जगह को भी नहीं बख्शा। काठमांडू से दक्षिण की तरफ पाटनपुर का हेरिटेज सिटी भी उजड़ चुका था। 16वीं शताब्दी में जब ये शहर बसा था तो ये बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन शनिवार को आए विनाशकारी भूकंप ने कितने लोगों की जान ले ली और क्या हालत, क्या मंजर यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से नेपाल का सबसे मशहूर मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर में आई दरारों को छोड़ दे तो उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। मैं समय हूं, नेपाल में भूकंप से हुई तबाही के पल पल का साक्षी। मैंने इस भूकंप में यह भी देखा कि कुदरती आपदाएं कैसे किसी देश के लिए त्रासदी बन जाती हैं। देखते ही देखते काठमांडू शहर मानो शरणार्थी शिविर में बदल गया था। भूकंप के अगले ही दिन से नेपाल में फंसे हजारों पर्यटक बस अड्डों और एयरपोर्ट पर लंबी कतारों में खड़े थे। नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे, सब पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। पापा मम्मी कहाँ तुम्हारे? आते मेरी नानी माँ खड़ी, चक्कर आ रहा है। पापा मम्मी को कुछ खाया नहीं और हम लोग ने परसों से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने बहुत सी तबाहियां देखी हैं, लेकिन आज लग रहा था कि मेरा भी सीना दर्द से फट जाएगा। पर्यटक नेपाल से भाग रहे थे, लेकिन नेपालियों को तो यह दर्द खुद ही सहना था।
भूकंप से सिर्फ इमारतें ही तबाह नहीं होती हैं, मासूम जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। काठमांडू के अस्पताल में इलाज करा रहे मां और उसके मासूम बेटे को देखिए, दोनों को मलबे से निकाला गया है। मां अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है, उसके पैर काट दिए गए हैं। बच्चे को भी अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी हैं। हम तो अब ट्रीटमेंट करेंगे, पर वो इसके साथ जीवन भर के रहना है। उनका पीड़ा तो उन्हें सारे वो लड़की सिंधुपाल सुख से आई है। जब अर्थक्वेक हुआ था उस टाइम उसका बहुत पैर में चट्टान आके गिरा था, इसलिए बहुत पैर काटना पड़ा। मैं समय हूं, नेपाल में भूकंप से हुई तबाही का पल पल का साक्षी। राजधानी काठमांडू को छोड़कर राहत दल और कैमरों ने जैसे जैसे नेपाल के अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू किया, दर्द की दिल दहला देने वाली कहानियां भी सामने आने लगी। एक ही झटके ने, भूकंप के झटके ने इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुकू और राजू यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। रुकू ने अपनी बेटी खोई है। रुकू और राजू सदमे में है। उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अब सबै काम गर्ने छोरी बितेपछि त मनमा त पिर भइहाल्छ नि। मम्मी भनेर बोलाएको मलाई सम्झना आउँछ। काठमांडू से ही करीब 25 किलोमीटर दूर सांखू गांव है। यहाँ पर ज्यादातर घर तबाह हो गए हैं। 25 लाशें पहले ही दिन मिल गई थीं। करीब 250 लोगों का कुछ भी पता नहीं है। हम गांव के जिस हिस्से में पहुंचे उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। हर तरफ तबाही का आलम था। हर इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी थी। कैमरे उस सिंधुपाल जिले में भी पहुंचे जहां भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन इलाकों में मदद अब तक नहीं पहुंच सकी है। 1000 से भी ज्यादा लोग यहाँ मारे गए। इसके कारण यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आसपास छोटे छोटे गांव हैं जहाँ चल के जाना पड़ता है, और वहाँ जो रेस्क्यू के लोग हैं उनको पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। नेपाल का गोरखा जिला भूकंप के केंद्र के पास था। यहाँ भी मदद मुश्किल से पहुंच रही है, जबकि तबाही पूरी भयानकता के साथ यहाँ पहुंची है। इस भूकंप आने पहले दिख करता है, हल्ली इसमें ऐसे चाल के ना सब सांखू बाजार में एकदम वो आया। काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर नुआकोट में भी हालात दिल दहला देने वाले हैं। नुआकोट जिले में 750 से ज्यादा लोगों की जान गई। हजारों लोग अब भी एक हफ्ते बाद भी लापता हैं। ये नेपाल का बेहद दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ एक जिला है। 25 अप्रैल को आए भूकंप में नेपाल के 29 जिलों में से 13 बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन 13 जिलों में करीब 6 लाख परिवार बेघर हो गए हैं। लिहाजा 6 लाख से ज्यादा टेंटों की जरूरत है। लेकिन अब तक सरकार सिर्फ 50,000 टेंट ही बांट पाई है। सरकार ने मरने वालों के लिए तो 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन बेघर हुए लोगों के लिए कोई माली राहत नहीं है। मैं समय हूं, लेकिन तबाही की इन तस्वीरों के बीच मैंने जिंदगी की उम्मीद भी देखी है। मौत को मात देकर बचाने वाले लोगों की दास्तां भी देखी है, जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं समय हूं, नेपाल में भूकंप से हुई तबाही का पल पल का साक्षी। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सिर्फ तबाही की कहानियां ही क्यों बता रहा हूं। भूकंप के 2 ही दिन बाद 27 अप्रैल को नेपाली सेना ने नेपाल के भक्तपुर में मलबे के भीतर से 4 महीने के बच्चे को सुरक्षित निकाला। ये तबाही के बीच उम्मीद की कहानी थी।
दर्जनों देशों से आए राहत और बचाव दलों ने उम्मीद की मशाल को जलाए रखा। इनमें भारतीय रेस्क्यू टीम भी थी। 6 मंजिला इमारत थी जो कि पैनकेक शेप में, पैनकेक शेप यानी एक के ऊपर एक जो है उसके जो फ्लोर्स हैं वो गिर गए। यहाँ पर अभी भी आशंका है कि 25 से 26 लोग अब भी यहाँ पर दबे हो सकते हैं। काठमांडू में 30 अप्रैल को उम्मीद की रोशनी तब दिखी जब तबाही के 120 घंटे बाद 18 साल के पेम्बा तमांग को मलबे के बीच से जिंदा निकाल लिया गया। USAID teams, what we did is we worked side by side with the local teams and we were there to assist them in getting this victim out. इससे एक दिन पहले काठमांडू में ही तबाही के 3 दिन बाद 27 साल के ऋषि खनल को जिंदा बचाया गया था। 4 दिन तो ऐसे हो रहे थे, खाना पानी पीना कुछ खाया नहीं, पेशाब रूपा निचोड़ते खाते। काठमांडू से ही भारतीय रेस्क्यू टीम ने एक 5 मंजिला इमारत के मलबे में दबी 40 साल की एक महिला को 36 घंटे बाद जिंदा निकालने में सफलता पाई थी। Do you have any injuries? That's incredible. काठमांडू के बीर अस्पताल में इलाज करा रही 6 साल की सुष्मिता की कहानी भी ऐसी ही है, जिसे 36 घंटे बाद मलबे के भीतर से निकाला गया। उम्मीद की रोशनी नेपाल के कांतिपुर टेलीविजन नेटवर्क ने भी दिखाई, जिसने स्टूडियो तबाह होने के बाद सड़क से ही लोगों तक पल पल की खबर पहुंचाई। It's very difficult. You are saying all this thing, and people have so many expectations that how they operate, how do they work. But right now we are operating from the street. हौसला रेडियो नेपाल के रेडियो जॉकी जनार्दन बिष्ट और उनकी टीम ने भी दिया, जिन्होंने भूकंप के कुछ ही देर बाद रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया। I was also terrified at that time, but it was our priority that how to disseminate the true information to our audience, and we went together into the studio and we just started to talk with our audiences. मगर उम्मीद की इन कहानियों के बीच अब चुनौती नेपाल के पुनर्निर्माण की है। 30 अप्रैल को भारत के विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राहत और बचाव का जायजा लेने काठमांडू पहुंचे, ताकि ये तय किया जा सके कि नेपाल का पुनर्निर्माण कैसे हो सकता है। तबाही के एक हफ्ते बाद भूकंप में 7 दिन में 6,621 मौत की पुष्टि हो चुकी है। भूकंप में जख्मियों की तादाद 14,000 तक पहुंच चुकी है। नेपाल के सेना अध्यक्ष ने आशंका जताई है, मृतकों का आंकड़ा 15,000 तक हो सकता है। मैं समय हूं।